बस मैनू तो हुणे पट्ठा ही छड्डना पेगा। नहीं असलम, पट्ठा छड्डना कोई इस मसले दा हल नहीं। ते और ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ रखवाले प्रोग्राम च शामिल होइए ते इकट्ठे होके यूनियन बनाइए। चाची उस यूनियन च सानू की फायदा है? ਇਹ यूनियन बनाने च सानू बड़े फायदे ने। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਤੇ ਸਕਨੇ। ਚਾਚੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ। ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂਗੇ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्लेवरी इज फॉरबिडन, गुलामी मना है। उसके बाद 371, 374 ये ह्यूमन राइट क्राइम है, बेल नहीं हो सकती। उसके बाद 1989 हिस्टोरिकल जजमेंट मिलती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें कहा गया कि पेशगी को कर्जा नहीं माना जाएगा, जिसकी बुनियाद पर 1992 बॉन्डी लेबर ओबुलेशन एक्ट, भाई ये कानून इसी तरह है, एक गाड़ी मिल गई हो, 4 पहिए भी लगे हैं लेकिन इंजन नहीं है। That is one question, and maybe there's a few things, mistakes which we did in the play. We will ask you to rectify. पर ये एक सवाल बिल्कुल उसी तरह खड़ा है, क्यों नहीं अमल होता? लॉ स्कूल के लम्स के मौजूद हैं, रिसर्चर भी हैं, अरे क्यों अमल नहीं होता? लेकिन क्वेश्चन हम जो आज रिसर्च का एक रिपोर्ट लॉन्च की हो रही है उसमें भी आप देखें, आई थिंक क्वेश्चन जो ज्यादा जरूरी है, अगर इस खूबसूरत देश है इसका इतना इम्पैक्ट है, इसका बड़ा असर है, इस सजा का जो तयन है ना वो वहां पे है जहाँ पे कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो रही है। The punishment is always related where law is there and one is violating law. My question is that the law says that this practice should come to an end. Come to an end का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई भी लीले मौजूद है। It is a very simple provision of law which says that this practice should come to an end. What has happened in contrary, and I'll discuss it when we talk about the report, but I'll just leave this with one added question to what this play has raised. बहुत बड़ा एक्टिविस्ट जिसने इस सारे काम में बहुत काम किया मोहम्मद हुसैन है, इसके लिए भी बहुत हमारी तालियां। मोहम्मद हुसैन उन तमाम भट्टों में और उन लोगों में साथ साथ जाकर जो आप देखेंगे ये सब चीज़ें इनके बगैर, जेपीसी के बगैर नहीं होनी थी, और ये इनके साथ काम करते हैं, जेपीसी में मिलकर काम करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि साद जी ने बताया कि भट्टा माल खान जो पर्ची काटते हैं उसके ऊपर वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है कि कोई भी शख्स इनकी ये पेमेंट अदा करके इनको अपने पास रख सकता है, जो कि इकबाल जुर्म है। ये पर्चियाँ हमने अदालतों में भी पेश की, लेकिन उसके बावजूद भी अदालतों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही मुकदमा दर्ज किया। ये वो दोस्त हैं बॉन्डी लेबर फेडरेशन, जेपीसी, अब बॉन्डी लेबर लिबरेशन फ्रंट, BLLF, जेपीसी, ये दोनों दोस्त जो दिन रात इन केसेस को निपटाते हैं, जाते हैं अदालतों में। तो एनी क्वेश्चन जो आपके पास हो थ्रू आप सबके, हम क्या करें? 1992 में बॉन्डी लेबर एबोलिशन एक्ट बन गया है। आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों को उसका एक्ट का पता भी होगा, पढ़ा भी होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया। और वैसे भी जो ह्यूमन राइट्स के बॉन्डेड लेबर के कानून, उसमें ज़्यादा पैसे का लेन देन भी नहीं होता, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, शायद दे भी नहीं सकते। तो क्या करें? क्या ये यही कसूरवार है, इन्हीं को करना है? हम तो सवाल कर रहे हैं ना। आपको कोई क्वेश्चन हो, मेरी टीम आप माइक लेके आपके पास आने को तैयार है। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ख्याल है? भट्टा के जो मजदूर हैं इनको भी वैसे, चूँकि ये भी एक इंडस्ट्री है बकौल आपके,
तो इसको भी उस रेगुलेशन में लाना चाहिए ताकि ये लोग भी सिक्योर हो जाएं। उसी रेगुलेशन में उन्होंने कहा था कि इनकी इंडस्ट्री के आउटपुट मुख्तलिफ है, तो पर 1000 ईंट पे जो इत्तेफाक हुआ था 517 रुपये, जो गवर्नमेंट के कल हमने फूड मिनिस्टर साहब से भी या जो लेबर मिनिस्टर से भी बात हो रही थी, तो वो 517 था। उन्होंने पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया, तो वो 517 को उसी रेगुलेशन में लाने के लिए किया था। पर पाकिस्तान में कोई भी भट्टा, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान जो 7000 दे रही हैं मिनिमम वेज, पर कोई भी भट्टा नहीं दे रहा। जी मेरा ख्याल यही है कि उनके साथ डायलॉग किया जाए। डायलॉग उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर इनका मसला मेरा मसला बने। हमारा अपना भट्टा है और ये लेबर, मैं नहीं इन लोगों को रॉन्ग नहीं कह रही कि ये लोग रॉन्ग कह रहे हैं या हम लोग कुछ ये एग्जैजरेट ज़्यादा कर रहे हैं। ये लोग अपने, यानी कि जिन लोगों के पास ये पहले होते हैं, ठीक है, इनको हम बाउंड नहीं करते कि आप यहाँ पे बाउंड हैं, आप यहाँ पे काम करें, ठीक है। ना हम इनको किडनैप करके लाते हैं, ना हम इनको फोर्सली लेके आते हैं, ठीक है। ये लोग आते हैं और कहते हैं, हमें खुद ऑफर करते हैं, कहते हैं कि असी उथे काम करते पे हैं, तुसी साड़ी जगह ते 60,000 70,000 या लाख या 1.5 लाख रुपया दे दियो ते असी तुहाडी थां ते काम करने हैं, ठीक है। वायलेशन ए कर रहे हैं या वायलेशन असी कर रहे हैं, ठीक है। नस्दे ए ने पैसे ले गए या नस्दे मालिक ने पैसे ले गए। ये रॉन्ग प्रैक्टिस को सारे भट्टे नहीं करते। ये तो हम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं कि आप एक बॉन्डेड लेबर फ्री भट्टों की एक लिस्ट जारी करें ताकि 40% भट्टों पे ही नहीं। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था कि पेशगी को कभी भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी मोबिलिटी पे नहीं रोका जाएगा। मेरा ये कहना है, देखिए सवाल मैं बेसिक आपके लिए बना रहा हूँ। आपको जरूरत पड़ती है 10 करोड़ की, आपको आप मुझे देंगे कर्जा? मुझे 10 करोड़ चाहिए, देंगे मुझे? कोई किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक कर्जा देता है। जो हमने लॉयर्स को, वकीलों को, जो डॉक्टर्स को ज़बरदस्ती जॉब पे थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि उनको भी नहीं रोका जा सकता। जो बॉन्ड भरवाते थे ना ये मीडिया वाले, उनको भी। तो मेरा सवाल ये है कि आप थोड़ा सा इमोशन से बाहर आके, आप उनको खुदा तस्ती के नाम पे नहीं दे रहे, आप उनको इंसाफ नहीं कर। बात ये है कि हमारी सिविल सोसाइटी में सारे जो लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो मसलन बाकी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोग लेते हैं, लोन पे पैसे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, सभी लेते हैं, लेकिन उनके लिए अदालत में रेमेडी है कि आप जिसने पैसे लिए अदालत में उस पर सूखियत, उसका यह मतलब उसको जंजीरों में आप बांध दें। उनका ये बेसिक फंडामेंटल राइट है, वो इजीली मूव कर सकते हैं सोसाइटी में। इसी मामले को ज़्यादा समझने के लिए अली और मलिहा बताएंगे ज़रा, एक एकेडमिक रिसर्च भी जनरेट की गई थी इस इशू को, लीगल एस्पेक्ट्स को और बेहतर देखा जा सके। वैसे तो बहुत से दोस्त इस मसले के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं। मेहरगढ़ ने एक जो ज़रा सी मुख्तलिफ चीज़ की थी वो ये कि औरतों का पर्सपेक्टिव सामने लेके आए थे, क्योंकि बॉन्डेड लेबर को ज़्यादातर एक इकोनॉमिक इशू के तौर पे देखा जाता है और मर्दों का मसला देखा जाता है। औरतों की आवाज़ जो है वो इतनी ज़्यादा उठाई नहीं जाती कि उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ होती हैं। तो हमने एक तो उसको फोकस किया था, लोगों के सामने, मीडिया के सामने, हुकूमत के सामने लेके आए थे कि उनके जो मसाइल हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमने एक और रिसर्च करवाई थी ट्रोकेयर की मदद से। कौन यहाँ पे बैठे हैं, अली गज़ल बाज साहब हैं जिन्होंने वो रिसर्च की थी, देखने को कि जो कानून बना था एबोलिशन एक्ट 1992 में वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा और उस सिलसिले में आगे क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं हैंड ओवर कर रही हूँ डॉक्टर साहब को, आप अपनी रिसर्च के मतलब बताइए। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें बॉन्डेड लेबर के हवाले से अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ अभाम बाकी हैं। दर्शन मसीह का जब केस आया तो उसमें चंद बातें हाईलाइट हुई सुप्रीम कोर्ट में, और उन चंद बातों में एक चीज देखने के लिए आई वो ये थी कि ये फोर्स्ड लेबर है which is based mostly on advance and the workers are working for the rest of their lives to pay the advance. Pattern जो है वो last करता है not only for one generation but generation after generations. Bonded labor is equivalent to slavery. If one disagrees, once I've made this brief presentation, we can talk about it. What were the reasons? Unjust resource distribution, unemployment, oppressive nature of police, and state
structure. दर्शन मसीह का केस मैं उसको लैंडमार्क केस कहूँगा. One of the finest judgments that have come up, great contribution to the jurisprudence also. उस केस में क्या हुआ था? उस केस में आया कि जी there is forced and bonded labor. There are no laws to deal with the situation. To enact new law or to draft new law, the Peshgi system should come to an end and habeas corpus petition should go on. अब ये देख लें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब आए और कहे कि कोई कानून नहीं है, तो इट इज डायरेक्टरी इन नेचर. जो मेरे दोस्त वुकला यहाँ पे मौजूद हैं, जो कानून को यकीनन मेरे से बेहतर समझते हैं, वो शायद इस बात से एग्री कर लें. That is one of, and now I think on the basis of that research, maybe we will go for a documentary, we will go for a more technical session. So ये दर्शन मसीह केस, lot of activism, एक लेवल पे केस आता है. In 20 years में कोई फर्क नहीं आया. How we should move forward? क्या beyond है? ये set at liberty हो गई. मैं तो कहता हूँ ये set at liberty भी जो है, ये भी काफी इसलिए नहीं है कि you cannot pay anybody for his or her freedom. किसी को पैसे तो नहीं दिए जा सकते किसी की आज़ादी खरीदने के लिए. And be mindful, adding to what Wasim साहब has said, adding to what Malia has just said, कि ये जो एक इशू है ना कि ये वो जी देखें वो मिसयूज हो रहा है. मिसयूज उसलिए हो रहा है कि वो ऐसी प्रैक्टिस हो रही है. अगर ऐसी, हम तो कहते हैं ये प्रैक्टिस शुड कम टू एन एंड. ये होना ही नहीं चाहिए. अगर नहीं होगा तो उसकी मिसयूज भी नहीं होगी. सो मोर इम्पोर्टेंटली सबसे सवाल, मगर वकला से जरूर सवाल मैं लेना चाहूँगा कि जो आपके कंसर्न्स हैं, क्योंकि आप कानून के रखवाले हैं, आप ही ने और स्पेशली यंग लॉयर्स ने बहुत सा काम करना है इस इशू पे. तो प्लीज कोई भी सवाल स्पेशली वकला से. इस सिलसिले में ऑलरेडी है इसका जो उसमें किडनैपिंग का करें, वो हैबियस कॉर्पस में तो यही करना है कोर्ट ने कि उनको सेटलेबिलिटी करें. तो उनके किडनैपिंग पे उन पे हो सकते हैं, उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो सकती है. लेकिन होता यह कि उनको कोई प्रोसीड नहीं करता मजीद आगे. हाई कोर्ट तो कर देती फैसला कि इनको सेटलेबिलिटी कर दें, लेकिन उसके बाद जो होता है ये ऐसे आज आप करें ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, या मसलन वो चूँकि अफोर्ड वो तो कर नहीं रहे होते, वो तो गरीब आदमी होते हैं. उनको करते ही इसीलिए कि उनको पैसे दे के कि इन्होंने कुछ नहीं करना, ये हमको इतना भी जितना बाउंड कर लें, कोई हमें पूछेगा नहीं. ये तो हम लोगों का फर्ज है कि उनको सपोर्ट करें, उनको आगे उनकी FIR करवाएं, उनकी अबडक्शन की FIR हो उनके खिलाफ, फिर वो उनके प्रेसिडेंट्स बनेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसा. वंडरफुल. मैं इसलिए आपको कहूँगा कि आप प्लीज ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा. उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है कि जिन केसेस में सेट एट लिबर्टी है, उन केसेस में इस 92 के एक्ट के तहत किस तरह इनिशिएट किया जा सकता था, जो अदालतों ने नहीं किया. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट कॉज इसकी ये है कि उनको जंजीरों में बांधा क्यों जाता है जी. अगर मेरी सजेशन ये है कि अगर उनको पेशगी जो होती है या एडवांस की सूरत में जो ना ये लेते हैं, अगर ये हो जाए कि उनको डेली वेजेस पे अगर वो कंपनसेट किए जाए, उनकी मजदूरी है या जो भी है, उनके जो डीलिंग्स उनकी होती हैं, वो पेशगी एडवांस ले ही ना. सपोज के एक बच्चा जो आज अभी जो लड़का जो मजदूर लेबरर है, वो आज एंटर हो रहा है इस इंडस्ट्री में, जो आज वो काम शुरू करने लगा है, तो वो आज वो पेशगी ना ले और वो इनकार कर दे पेशगी को, और उस मालिक को ये भी तो कह सकता है कि मुझे डेली वेजेस पे काम करना है, और इस तरह से ना तो वो बाउंड होगा और ना ही भट्टा मालिकान मजबूर होंगे उनको बाउंड करने पे. वो जाएगा उस अदालत में जहां पे उसने प्रोसीजर देखना है. Even if you're looking at a habeas corpus petition, nobody is going to look into the procedure. That is the basic question. मगर अगर एक अदालत इस फैसले पे पहुंचती है कि इसको सेट एट लिबर्टी कर रहा है, वो एडमिट करती है ना वो somebody was detained, unless the court accepts the fact that one is a detinue, the court will not set at liberty. So this is enough for the court to initiate. Minus procedure. If we get into procedures, then we are going to get nowhere. And the first question, जो आपका पहला आंसर है, it is complicated. जो मैंने पहले भी कहा कि जो पेशगी का सिस्टम है, वो अब जब से शरीयत कोर्ट का फैसला आया था, तो बहुत सारे भट्टा मालिकान चाह रहे थे कि ख़त्म हो जाए, पर उसके अंदर वो फुल वेजेस की बात है, साथ उसके कम्प्लिकेशंस हैं कि जो उसके अंदर जो एक सर्कल चल रहा है डेट का, जब तक वो क्लियर ना किया जाए,
और उसकी जो कम्प्लिकेशंस हैं कि अगर वो भट्टे पे काम ना करे तो क्या करे। चलिए मैंने एक हारियों से पूछा कि आपके साथ बहुत ज़्यादती होती है एंड मार भी जाते हो, फिर भी अगर तुम्हें मैं कहूँ कि तुम्हें दिहाड़ी पे नौकरी मिले तो क्या तुम किसको प्रेफर करोगे? उसने कहा बॉन्डेज को। उससे शॉक टू मी, वाई? वो कहते जी महीने में 3 महीने मजदूरी मिलती है, जब सब्जी निकालनी हो, जब कपास चुननी हो या जब गंदम काटनी हो, और वो भी 70 रुपये है। मुर्गियाँ रख सकता हूँ, बकरी है वहाँ पे छोटा सा। तो खुदारा जो ये जितना जो हमारी भी थोड़ी सी इग्नोरेंस है इसमें कि जो लेबर मार्केट को भी इम्प्रूव किए बगैर और उनको उसकी सोशल सिक्योरिटी कार्ड या कुछ चीज़ें किए बगैर हम उनको फेंक देते हैं। जिन हारियों को हमने निकाला था, एक मिनट आपके लिए, उनको आज भी हम इसीलिए ये जो कहते हैं ना कि हमने भट्टे से निकालना नहीं बल्कि वहीं पे नौकरी देनी है, क्योंकि उनका रोजगार भी वहाँ जुड़ा हुआ है। जी प्लीज़। मेरा इसमें एक तो ख़ास तौर पे हमारे जो लॉ के दोस्त हैं उनसे और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनसे ये सवाल है कि जब एक्ट बन जाता है, जैसे और बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, क्या उन तमाम एक्ट्स पे इम्प्लीमेंटेशंस के लिए विजिलेंस कमेटियां बनाई जाती हैं? और अगर नहीं बनाई जाती हैं तो फिर अबोलिशन एक्ट 1992 के हवाले से ये जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बनाई गई, वेदर इज इट ए सैबोटाजिंग दैट एक्ट? ये क्या है? चूंकि इसका मतलब है जिसने किसी ने वायलेशन की उसमें कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, सेशन जज के पास जाए, उसका वो फैसला ले। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी क्यों फिर बनाई गई? इसका मतलब ये है कि इन दोनों चीजों में के दरमियान में मामला जो हैं वो कहीं ना कहीं सैबोटाज होते हैं। इसको थोड़ा सा प्लीज बता दें। आई थिंक द क्लैरिटी इज दैट the law says that there should be vigilance committees to monitor how the practice is going on. It is not to monitor the law. You don't need vigilance committees to monitor the law. The vigilance committees are to monitor the practice, and that is the provision of the law. So it was, the vigilant committee was never made to see how the law is, and it's never that vigilance committees are made. No, this is this is a confusion. Vigilance committees are within the provision of the act to see how the practice is going on and to curb the practice. No, not to monitor the overall law. No, that's not the spirit. रिक्वेस्ट कॉर्नर्स के वो भी इसको बात करें इस पे लॉ पे और सारे काम। Okay, thanks Wazim. I'd just like to thank Wazim, Fatima, Shah and everybody in the NCABF for organising this event today. I think it was very good. I think we learned a lot, and thank you as well, Ali, for presenting the research. I suppose all I want to say is I just want to reiterate where Trocra fits in with all this. As an organisation, we've been, as Wazim says, we've been working here for 8-9 years. So I think there's been great discussions here today, but I think what we need to learn from this is that there is a need for this national coordination, and for organisations, lawyers, students, brick kiln owners, everybody to work together in a spirit of camaraderie to address this issue, and that bonded labourers themselves are part of the whole process. एक रिसर्च इन्होंने और की हुई है, वो भी आपके लिए मौजूद है, जरा बताइए शाहजमान। थैंक यू सो मच वसीम, मौका देने का शुक्रिया। जस्टिस एंड पीस कमीशन से मेरा ताल्लुक़ है, शाहजमान मेरा नाम है। ट्रोकेयर की हेल्प से हमने एक रिसर्च किया है जिसका टाइटल है सोशो इकनॉमिक कंडीशन ऑफ ब्रिक किल्न ओनर्स। इस रिसर्च में डिटेल इंफॉर्मेशन है कि कितने भट्टा मालकान जो हैं वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, उनकी एनुअल इनकम कितनी है, उनकी मंथली इनकम कितनी है, और उसमें से वो मज़दूरों को क्या दे रहे हैं। इसके अलावा इस रिसर्च में जो भट्टा मज़दूरों और भट्टा मालकान के जो मसाइल हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है, और इसके साथ इसमें वो रिकमेंडेशंस भी हैं कि जिससे इनका हल भी निकल सकता है। तो ये रिसर्च की कॉपी वहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आप लोग ले के पढ़ेंगे, और इस पर जस्टिस एंड पीस कमीशन का ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी है, अगर कोई फीडबैक देना चाहे या फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमसे हासिल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। आखिर में नेशनल कमीशन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, NCABL, BLLF, मेहरगढ़, डॉक्टर अली, JSPC, ट्रोकेयर, बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे आपका थैंक यू वेरी मच आपके आने का। लास्ट वर्ड आप जरूर कहिए। बीइंग अ एडवोकेट भी मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करूँगी कि वो नहीं जानते कि जजमेंट क्या है। दोज पीपल डोंट नो, ठीक है। वो जानते नहीं कि जज ने फैसला की दिता है।
हमें इस चीज़ को प्रमोट करना है, हमें इन लोगों को बताना है, क्योंकि अगर 100 भट्टे हैं तो 100 भट्टे का अगर आप उसका परसेंटेज निकालें तो एक मालिक भी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। हमें उन लोगों में अवेयरनेस देनी है। ये मीडिया जो है हमारा सारा दिन आप देखें 24 आवर ये क्या करता है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स।